हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का क्वीन एरा क्लासेस द एरा ऑफ क्यूरियोसिटी में। आज की इस क्लास में पढ़ने वाले कक्षा 10 का मैथ का चैप्टर नंबर है 3, जिसकी एक्सरसाइज 3.2 है। उसका हम सेकंड पार्ट आज करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखें क्या लिखा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा, पहला ही क्वेश्चन क्या लिखा, तीसरे में लिखा गया निम्नलिखित समस्या को रैखिक समीकरण युग्म बनाकर उनका हल कीजिए। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना। ठीक है, जो पहला ही क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट है, इसमें कह रहा है कि ये दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है। दूसरी से नहीं, दूसरी की 3 गुनी है। ठीक है, दूसरी की 3 गुनी है। ठीक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसने कहा कि दो संख्या है। ठीक है, अब दो संख्या है हमारे पास, दो संख्याओं का जो अंतर है 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। अब इस सवाल को देखो कैसे करते हैं। अब सवाल को इसने पहले बोल दिया क्या, निम्नलिखित समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाकर उन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करना। तो सब हमें एक बात समझ में आती है कि इस समस्याओं को हमें दो समीकरण में बनाना। ठीक है, कौन सी कितनी समीकरणों में, 2 में। और रैखिक समीकरण बनाना, ठीक है, दो चर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमने दोनों को अलग अलग मानना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेंगे, जब हम सोल्यूशन करेंगे इसका क्या करेंगे, माना पहली संख्या। ठीक है, पहली संख्या को मान लेंगे। ठीक है, पहली संख्या x हो गई तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि रैखिक समीकरण बनानी है हम, तो रैखिक समीकरण युग्म बनानी है। दो चर में एक दो समीकरण ने बनानी है, तो इसलिए हम x और y मानना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम रैखिक समीकरण नहीं बनाना पड़ता तो x से ही काम हो जाता। ठीक है, तो दूसरी संख्या होगी y। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार क्या, देखो अनुसार प्रश्न अनुसार जो पहली शर्त कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, 26, तो मतलब एक संख्या बड़ी होगी। तो अगर एक में से दूसरी वाली को हम घटा दें, ठीक है, अगर एक संख्या में से दूसरी वाली को घटा दें, इसने कहा दूसरी की 3 गुनी है। 3 गुनी मतलब पहली संख्या ज्यादा बड़ी है। ठीक है, तो 26 आ जाएगा ये। एक संख्या में दूसरी घटाएंगे 26, तो समीकरण नंबर होगी हमारे पास 1। ठीक है, अब द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, द्वितीय शर्त, अब दूसरी शर्त में इसने कहा कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। मतलब ये वाली जो संख्या है हमारे पास x, ये 3 गुनी है y की। ठीक है, y को अगर x को और y के बराबर करना होगा, ये संख्या जो पहले से ही इसकी 3 गुनी है, तो अगर मैं इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों क्या हो जाएंगी, ये बराबर हो जाएंगी। ठीक है, अब जब बराबर होगी तो इससे हम समीकरण बनना है आसान हो जाएगा। अब जब 3x को इधर लेके आएंगे, 3y को इधर लेके आएंगे, तो हो जाएगा 3y और उधर क्या बचेगा 0। इस समीकरण नंबर हो गई 2। ठीक है, हमने करना क्या है, इसका प्रतिस्थापन विधि से हल करना। ठीक है, अब कर लेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, विधि से हल करने पर प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण एक से x का मान y के पदों में। ठीक है, समीकरण 1 से x का मान y के पदों में निकाल लेंगे। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 है। तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 26। x को यहीं पर रोक लेंगे, y इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का, ये होगी समीकरण नंबर हमारे पास 3। ठीक है, ये समीकरण नंबर हमारे पास 3 आ गई। अब समीकरण 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। लिखेंगे समीकरण, x का मान लिखो पहले। ठीक है, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण नंबर 2 में रखो, देखो समीकरण नंबर 2 क्या है, x माइनस
3y बराबर 0, ठीक है। और x का मान क्या है, 26 प्लस के y और माइनस 3y बराबर 0, ठीक है। ये बाई प्लस का और ये माइनस का, तो यहाँ 26 इधर जाकर हो जाएगा माइनस का, तो 3 बाई में से एक बाई कटेगा तो माइनस के 2 बाई, और 26 को इधर लेके जाएंगे 0 के इधर, तो इधर हो जाएगा माइनस के 26, माइनस का माइनस कट जाएगा, बाई बराबर आ जाएगा 26/2, क्योंकि 2 गुना है इधर इसके बटे में पहुंचेगा, तो 2 से 13 बार कटेगा तो बाई का मान आ जाएगा 13, ठीक है। तो जो पहली दूसरी संख्या वो 13 आ गई, तो पहली संख्या निकाल लेंगे हम यहाँ रख के मान, ठीक है। तीसरी समीकरण में मान रखेंगे तो हम पहली संख्या मिल जाएगी, रखेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 देखो क्या है, x बराबर 26 प्लस के y, ठीक है। तो x बराबर 26 और प्लस y का मान कितना आया 13, 26 और y कितना हो गया 39, ठीक 39, ठीक है। ये आगे दोनों समीकरण, ठीक है। सवाल में कहा था कि जो तीसरा सवाल था उसने कहा था कि निम्नलिखित समस्याओं को रेखिक समीकरण युग्म बनाइए, ठीक है। उसके बाद इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। और पहली जो समस्या थी हमारे पास ये थी कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो हमने क्या किया, तो पहली संख्या को x मान लिया, दूसरी संख्या को हमने y मान लिया, ठीक है। उसने जो पहली शर्त बोली थी, पहली शर्त बोली कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना, अंतर मतलब अंतर को क्या बोलते हैं माइनस, माइनस करना मतलब घटाना, पहली वैल्यू में से दूसरी वैल्यू घटा दो या दूसरी वैल्यू में से तीसरी वैल्यू घटा दो, ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन हमने क्या देखा, हमने देखा कि दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हमें इस बात का पता चला कि पहली संख्या बड़ी है, ठीक है। तो बड़ी में से ही छोटे को घटा सकते हैं तभी हमें कुछ मिलेगा, ठीक है। तो बड़ी वाली जो बड़ी संख्या थी वो हमने x बड़ी मान ली पहली संख्या, और y दूसरी हो गई, तो x माइनस बाई करा तो हमें 26 मिला, ठीक है। उसने कहा था फिर दूसरी जो शर्त थी जो द्वितीय शर्त थी, उसने कहा था कि 3 गुनी है, ठीक है। जो एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो ये पहली जो संख्या इस दूसरे की 3 गुनी है, 3 गुनी के बराबर है। 3 गुनी का मतलब हो गया, अगर ये संख्या 13 तो दूसरी 13 39, मतलब पहली संख्या 39 हो गई। तो ये 39 है और ये क्या है 13, तो 13 अगर इन दोनों को हम बराबर करना होगा तो जो छोटी संख्या उसी को 3 से गुणा करनी पड़ेगी, यही कंडीशन होती है, ठीक है। तो अभी समीकरण हमने इसे इधर लेकर आए, तो भाई दूसरी समीकरण बन गई। अब दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि तुमको आती है, मैंने पहले करा चुके हैं, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से हमने इसको हल कर लिया, समीकरण बनाना था बस, समीकरण के बाद तो प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना था, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन देखते हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। इसकी जो दूसरी समस्या देखो, इसमें क्या लिखा, इसमें देख लेते हैं क्या, ठीक है। देखो पढ़ता हूं, कह रहा है दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण का 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। दो संपूरक कोण है, ठीक है। दूसरा, दो संपूरक कोणों में, ठीक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, देख लेते हैं 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। उन्हें ज्ञात कीजिए, अब उन्हें ज्ञात करना, ठीक है। अब देखो जो कि इसने कहा कि संपूरक, सबसे पहले हम संपूरक के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। संपूरक क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनको हम जोड़ दें तो हमें क्या मिले कि 180 मिल जाए, ठीक है। दो कोण होते हैं संपूरक, ठीक है, एक होता कोटिपूरक, एक होता संपूरक, एक होता, ठीक है। तो देखो संपूरक का मतलब होता संपूरक ऐसे दो कोण जिनका योग 180 हो, ठीक है। अब 180 होने के लिए अलग अलग कंडीशन हो सकती है, एक कोण 1 डिग्री हो सकता, दूसरा कोण 179 हो सकता, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तब 180, ऐसे तो बहुत सारे बन जाएंगे, नहीं एक 2 हो सकता, तो एक 178 हो रहा है, ठीक है। 3 हो सकता, चलो और अलग ले लेते हैं, एक 90
तो दूसरा भी 90, ठीक है। एक 45 तो दूसरा कितना हो जाएगा 135, ठीक है। इन्हें जोड़ लो तभी, ठीक है। तो मतलब ऐसी कंडीशन है बहुत सारी बन सकती है, हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कौन सा कोण कितना होगा, लेकिन इसने कंडीशन दी, उस कंडीशन के मैंने तुम्हें बता दी संपूरक कोण क्या होता है। अब इसको हम करने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, जो कि इसने कहा दो संपूरक कोण की बात करी, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। तो आइए अब इनको मान लेते हैं, फिर मानना तो पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्यों मानने के लिए कंडीशन क्या है कि इसने शुरू में ही बोला कि इन्हें समीकरण बनानी पहले, ठीक है। समीकरण बनानी दो चर में, ठीक है, दो समीकरण बनानी है, ठीक है। तो माना बड़ा कोण क्या हो गया x डिग्री है, तथा छोटा कोण क्या मान लेंगे हम y डिग्री है। तब अब दो शर्त है हमारे पास, पहली तो ये संपूरक है, दूसरी क्या एक 18 डिग्री अधिक है। तो प्रश्न अनुसार लिख सकते हैं या प्रथम शर्त लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास प्रथम शर्त में क्या संपूरक है, तो संपूरक मतलब x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री, ठीक है। ये समीकरण हो गया हमारे पास एक, ठीक है। अब लिखेंगे द्वितीय शर्त मतलब द्वितीय का मतलब दूसरी शर्त की बात कर रहा है, ठीक है। प्रथम केस एंड सेकंड केस, प्रथम केस में संपूरक है, सेकंड केस में क्या है एक 18 डिग्री अधिक है। ये जो कोण है ये वाला x जो हमारे पास 18 डिग्री इस वाले कोण से अधिक है। अब अधिक की बात हो रही है, ना कि गुना, ठीक है, ना कि 3 गुना या 18 डिग्री 18 गुना, ठीक है। तो अधिक की बात हो रही है, अधिक में जोड़ते हैं, कम में घटाते हैं। अगर 3 गुना है तो उसमें गुणा करते हैं, ठीक है। और अगर बोलता है 1/3 1/4 तो उसमें भाग करते हैं, ठीक है। तो ये जो कोण है 18 डिग्री पहले से ही अधिक है इससे, तो अगर इन दोनों को बराबर करना हो तो ये छोटा 18 डिग्री, तो इसमें अगर हम 18 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो गए, ठीक है। बराबर इसलिए करते हैं ताकि ये एक समीकरण बन जाए, ठीक है। इससे प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, x माइनस बाई इधर हो जाएगा ये 18 डिग्री। इसको बोल देंगे हम समीकरण नंबर 2, कोई दिक्कत। देखो इसमें समीकरण नंबर अब 2 बन गई, ये समीकरण नंबर 1 बन गई। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हम अब बड़े ही आराम से हल कर सकते हैं। लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, अब चलो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान निकाल लो। लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान y के पदों में, ठीक है, निकाल लो। ये x समीकरण नंबर 1 हमारे पे है, x प्लस वाई बराबर 180। x को यहीं रोक लेंगे, इधर हो गए, ठीक है। x को रोक लेंगे यहीं पर, और जो y था हमारे पास, y था वो 180 इधर जाके घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि y क्या इधर प्लस का, ठीक है। y इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। जैसे ही माइनस का होगा तो हमें x का मान मिलेगा y के पदों में, और y के पदों में मिला मतलब एग्जैक्ट मान नहीं मिला अभी, ठीक है, बस सिर्फ y के रूप में मिल गया, ठीक है। तो इसी को हम बोल देते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। अभी समीकरण नंबर 3 होगी। अब जैसे ही हमारे पास समीकरण नंबर 3 आई, इस समीकरण नंबर 3 का मान हम रखेंगे समीकरण नंबर कौन सी में 2 में, ठीक है। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो। चलो रखो समीकरण नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर क्या है, देखो 18 डिग्री, ठीक है। ये क्या है हमारे पास 18 डिग्री। x का मान ये है 180 माइनस बाई, यहाँ रखेंगे x की जगह पर, ठीक है। तो 180 माइनस बाई, 180 माइनस बाई, ये पहले से भी एक माइनस का बाई और है यहाँ पर, ठीक है। कभी इसको है छोड़ दो तुम, ठीक है। तो अब देखो माइनस का बाई और माइनस का बाई, दो माइनस के बाई हो जाएंगे, ठीक है। 180 इधर जाके माइनस का, तो हमें आ गया माइनस के 2 बाई, ठीक है। 180 ये 18 डिग्री माइनस 180 डिग्री, ठीक है। अब 18 डिग्री माइनस का हो रहा है 180, तो माइनस के 2 बाई, माइनस करेंगे कितना बचेगा 7 1 6 है ना, 162 बच जाएगा। दो ये भी माइनस का बचेगा क्योंकि 180 में से 18 को हटा रहे हैं, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। बाई की गुणा में क्या था हमारे पास, इसको बटे में पहुंचा देंगे, 2 8 16 2 1 ना 2, 81 डिग्री आ गया। जो बाई का मान है वो कितना है 81 डिग्री है, और बाई का मान हो हम क्या रख देंगे
समीकरण नंबर 3 में, तो हमें x मिल जाएगा। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखो क्या है, x बराबर 180 माइनस के y, तो x बराबर 180 माइनस के y, देखो y कितना 81, तो कितना 180 में से 81 घटाएंगे तो 99 बचेगा, कितना बचेगा इधर लिखते हैं, x बराबर कितना आ जाएगा 99, ये लीजिए 99, एक आ गया 99, एक आ गया 81। ठीक है, तो दोनों ही मान अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 180 मिलेगा हमें। ठीक है, दूसरी जो समस्या थी हमने सॉल्व कर लिया। अब तीसरी समस्या को देखते हैं। ठीक है, तीसरी समस्या क्या है, देखो इसमें तीसरी समस्या में कहता है ये कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदी। ठीक है, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कर दीजिए। ठीक है, पहले शुरुआत में 7 बल्ले और 6 गेंद, फिर बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, देखो जो तीसरी समस्या हमारे पास उसको और देख लेते हैं। ठीक है, बड़ा ही ज्यादा आसान है, इतना नहीं है, बस समीकरण बनाना थोड़ा सा कठिन रहता है शुरुआत में, फिर उसके बाद तो प्रतिस्थापन विधि तुम समझ ही चुके होंगे, तो प्रतिस्थापन विधि के बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, एक विधि और है विलोपन विधि। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 3 था, 3 का ये तीसरा है। ठीक है, तो तीसरा पार्ट है, इसमें क्या कह रहा है, एक क्रिकेट टीम में, एक क्रिकेट टीम के कोच ने, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। ठीक है, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपए जो 1750 में खरीदी, 1750 में खरीदी। प्रत्येक गेंद तथा प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य बता दीजिए। प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये समस्या फिर से। ठीक है, अब इस समस्या में क्या करना, ना तो हमें एक गेंद का मूल्य पता, ना ही हमें एक बल्ले का मूल्य पता, तो इस कंडीशन हम क्या करेंगे, फिर से मानना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स हैं और सब सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करना किससे, 2 समीकरण बनाने के। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य। ठीक है, एक बल्ले का मूल्य, गेंद का ही मान सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं, बल्ले का मूल्य एक्स, शुरुआत में बल्ले का गेंद का ही मान सकते हो, चाहे बल्ले का मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं होने की। बल्ले का मूल्य x रुपए है। ठीक है, x रुपए है। ठीक है, तथा एक गेंद का मूल्य मान लेंगे। ठीक है, एक गेंद का मूल्य, अब गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा 22 रुपए। ठीक है, इतना तक हो गया। ठीक है, अगर हम एक इसे सपोज करते हैं, देखो बल्ला खरीदा हमने, मान ली एक बल्ला 50 रुपए का, इतना सस्ता तो नहीं होने का, चलो 500 रुपए का मान लेते हैं, एक बल्ला 500 रुपए का। ठीक है, एक बल्ला 500 रुपए का, तो 2 बल्ले कितने हो गए, 200 गुणा कर देंगे तो कितना हो गया 1000 का। तो 3 बल्ले कितने का होंगे, 300 गुणा कर देंगे तो 1500 रुपए का। ठीक है, अगर 4 बल्ले तो 2000 रुपए के। ठीक है, मतलब जितने बल्ले खरीदेंगे उतने से उसकी गुणा कर देंगे। तो यहाँ यही समझाने का मतलब ये था, अगर एक बल्ला x रुपए का,
तो प्रथम शर्त के अकॉर्डिंग लिखेंगे। प्रथम शर्त, जो पहली कंडीशन है हमारे पास, जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में उसने क्या करा, 7 बल्ले खरीदे और 6 गेंद। अगर एक बल्ला x रुपए का तो 7 बल्ले 7x के। अगर एक गेंद y रुपए की तो 6 गेंद कितने की हो जाएगी, 6y की। यही बात यहाँ समझानी थी बस। तो एक गेंद हमारे पास, सॉरी एक बल्ला कितने का, x रुपए का, तो 7 बल्ले 7x के, प्लस दूसरा क्या खरीदा उसने, 6 गेंद। तो एक गेंद 22 रुपए की, दूसरी एक गेंद 22 रुपए की, तो 6 गेंद कितनी होगी, 6y की। टोटल पैसे मिलाने के बाद बल्ले के और गेंद के जो पैसे उसने दिए, कितने दिए, 3800 रुपए। दुकानदार को कितने रुपए दिए उसने, 3800 रुपए दिए। मतलब जो 7 बल्ले खरीदे, ये 7 बल्लों का मूल्य, ये 6 गेंदों का मूल्य मिलाने के बाद उसने 3800 रुपए दिए। तो मतलब दोनों को जोड़ा तो बराबर हो गया वो 38 के। ये बन गई हमारे पास समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत? अब द्वितीय शर्त में क्या देखो, द्वितीय शर्त। अब द्वितीय शर्त में देखो क्या, जो दूसरी शर्त में उसने क्या करा, 5 तो गेंदे, सॉरी 3 तो बल्ले खरीदे और 5 गेंदे खरीदे, ठीक है। तो अगर एक बल्ला x का तो 3 बल्ले 3x के और 5 गेंदे 5y की, बराबर कितना हो गया, 1750, ठीक है। ये हो गया 1750। तो समीकरण नंबर बन गई ये 2, ठीक है। अब ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। किस तरह से हल करना है इसको, प्रतिस्थापन विधि से। सवाल में पहले ही बोला, तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, ठीक है, हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान y के पदों में। अब हर बार x का मान जरूरी नहीं है कि y का मान निकाल लो x के पदों में, ठीक है। x का मान निकाल सकते हैं y के पदों में और y का मान निकाल सकते हैं x के पदों में। ये जरूरी नहीं कि हम हर बार x का ही मान निकालें, ठीक है। तो ये है हमारे पास समीकरण नंबर 1, 7x प्लस के 6y बराबर 3800, ठीक है। तो ये 7x को यहीं पर रोक लेंगे और 6y बराबर जाके कितना बनेगा, 3800 माइनस के 6y, ठीक है। ये 7x इसकी गुणा में, 7x इसकी गुणा में, तो x को यहीं रोकेंगे तो ये बनेगा 3800 माइनस के 6y और 7 बटे में पहुंच जाएगा। ये बन गया हमारे पास समीकरण नंबर, जिसको बोल देंगे हम 3, ठीक है। अब x का मान, x का मान समीकरण कौन सी में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रख लो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखो। देखो क्या है समीकरण नंबर 2, 3x प्लस के 5y बराबर 1750, ठीक है। अभी 1750 है, ठीक है। ये है x का मान, जहां भी x है ये यहाँ रखेंगे, ठीक है। इसको पूरे को, इस पूरे को यहाँ रख देंगे। ये 3 इसकी गुणा में 2 गुणा में रखेंगे ऐसे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 3800 और माइनस के 6y और बटे में कितना 7 और प्लस कितना चल लिया 5y और बराबर कितना चल लिया 1750, ठीक है। अब देखो ये कटने का तो है नहीं, तो 3 से अंदर गुणा करनी पड़ेगी। गुणा कर लो, 0 0 8 के 24 का 4, तो वहाँ से 3 9 9 10 11 11,400 माइनस 6 18 22 बटे में क्या चल लिया 7 प्लस के 5 22 बराबर 1750, ठीक है। इसके बटे में एक मान का एलसीएम ले लेंगे, 7 एलसीएम आएगा, ये इससे गुणा कर लेगा और ये बटे का 7 जो इधर गुणा पहुंच जाएगा इधर, ठीक है। तो मैं देखो 11,400 माइनस 18 बाई और 7 पंजे प्लस के 35 बाई और 7 इधर गुणा में पहुंच गया। या डायरेक्ट गुणा कर दूँ, देखो इसकी डायरेक्ट गुणा कर दूँ मैं, ठीक है, और एक स्टेप कम हो जाएगा, ठीक है। या गुणा करनी नहीं आ तो ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे पहुंच जाएगा, ठीक है। बटे में था ये, इसका जब हमने एलसीएम लिया तो बटे में पहुंच गया उधर, ठीक है। भाग उधर गुणा में पहुंच गई। तो इधर देखो 11,400, 35 में से 18 घटाएंगे तो 17 बचेगा, प्लस के बचेंगे, ठीक है। ये 0 7 पंजे 35 49 और 52 का 2 7 और 2 9
सात पंजे 0, 7 पंजे 35 का 5 हासिल, 3 लगेंगे, 7 सत्ते 49, 49 और 3 52, 52 का तो 5 हासिल, 7 और 5 12, 7 और 5 12, ठीक है। ये आ गया। ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 17/22 बराबर 12,250, ठीक है, माइनस 11,400। इसमें से माइनस करो, बाई बराबर कितना आ जाएगा यहाँ देखो, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 12 4 8 और यहाँ बचेगा 1 1, तो 850 बचा, और ये 17 था इसकी गुणा में, तो 17 इधर, इस 17 गुणा में तो 850 क्या पहुंच जाएगा बटे में, 17 पंजे 85, तो कितना आ गया बाई का मान 50 रुपये आ गया। एक गेंद का मूल्य आ गया, शायद यहाँ दिख नहीं रहा होगा। तो ये देखो, जब हम इसे डिवाइड करते हैं किससे, बाई बराबर कितना आ गया 850/17, तो 17 पंजे 85, तो ये बाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। बाई का मान कितना आ गया 50 रुपये। ये बाई का मान आ गया, तो बाई का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में। तो बाई का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो, लिखेंगे बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 देखो क्या है, x बराबर 3800 माइनस 6/7, ठीक है। तो x बराबर 3800 माइनस 6 गुणा 50, और बटे में क्या चल गया यहाँ 7, तो 6 पंजे 30, 300 हो जाएगा, 3 से इसमें कटेगा तो कितना बचेगा 3500/7, और 7 पंजे 35, तो x का मान कितना आ जाएगा 500। ये लो, बल्ले का मूल्य कितना आ गया 500 रुपये, एक बल्ला 500 रुपये का, एक गेंद 50 रुपये की, ठीक है। अब देखो जो कि अगला क्वेश्चन है, इसमें जो कि अगला क्वेश्चन देखो, मैं पढ़ लेता हूँ एक बार क्या लिखा है इसमें। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। मतलब ये कहता है कि एक टैक्सी है, टैक्सी का जो नियत भाड़ा मतलब उतना तो वो फिक्स है, मतलब इतना तो वो लेगा, ठीक है, चाहे कोई इस ज़्यादा दूर तक जाए या मत जाए, ठीक है। जैसे कि टैक्सी में कोई बैठ के कहीं दूरी तक गया, 1 किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर, तो उसके अलावा 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के रुपए के अलावा भी उसके लिए एक नियत भाड़ा है, ठीक है। नियत भाड़े के अतिरिक्त भी 10 किलोमीटर तो अतिरिक्त भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए उसने 105 रुपये दिए, और 15 किलोमीटर दूरी के लिए उसने 155 रुपये दिए। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कर दीजिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको भी। ये क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत किराए के अतिरिक्त, एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। सम्मिलित
किया जाता है। ठीक है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? नियत भाड़ा तथा अतिरिक्त नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा पूछा है। प्रति किमी भाड़ा क्या है? चलिए देख लेते हैं इसको भी। देखो ये समस्या दी एक, ठीक है। इस समस्या में क्या करना, हमें समीकरण बनानी है, ठीक है, दो। तो हमें दो बातें हैं इसके, ये एक तो नियत भाड़ा है, ठीक है, एक प्रति किलोमीटर भाड़ा। नियत भाड़े में देखो, नियत भाड़े में क्या होता, तो नियत का मतलब ये हो गया कि जैसे फिक्स है, ठीक है। जैसे कोई डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर की जो पर्ची का पैसे लेते पहला कि पर्ची बनाने के 500 रुपये या 100 रुपये या 1000 रुपये, किसी किसी के अलग अलग होते हैं, तो वो फिक्स है, ठीक है, उतना तो वो चार्ज करेगा, ठीक है। लेकिन अतिरिक्त जब किलोमीटर चलेंगे तो उस किलोमीटर के लिए वो जब भाड़ा लेगा, ठीक है। जैसे 1 किलोमीटर के 10 रुपये, तो 2 किलोमीटर के 20 रुपये, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो अब इसने कहा कि नियत भाड़े के अतिरिक्त भी भाड़ा है, ठीक है। तो हम मान लेंगे, माना टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपये है, ठीक है, तथा प्रति किमी भाड़ा क्या होगा, 22 रुपये, ठीक है। दोनों मान लिए हमने। प्रथम शर्त में क्या किया उसने, प्रथम शर्त, जो प्रथम शर्त वो कितने किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला, तो ये नियत भाड़ा तो हमेशा लगेगा उसको, तो ये तो हर बार उसे देना पड़ेगा 100 रुपये, ठीक है। लेकिन 1 किलोमीटर का अगर 22 रुपये है तो 10 के 10 बाई हो जाएंगे, बात समझ रहे हो। टोटल पैसे कितने दिए उसने, 105 रुपये। ये समीकरण हमारे पास एक हो गई, ठीक है। अब इसके बाद द्वितीय शर्त में इसने क्या कहा, द्वितीय शर्त, जो हमारे पास द्वितीय शर्त में कहा कि जो x रुपये तो लेगा ही वो, ठीक है। ये बात तो तुम्हें ध्यान रखनी कि हर बार ये नियत भाड़ा तो लेगा, लेकिन अब इस बार चला कितना वो, 15 किलोमीटर, कितना, 15 किलोमीटर चला, तो 1 किलोमीटर के 22 रुपये, तो 15 के 15 बाई, टोटल कितने रुपए दिए, 155 रुपये। समीकरण हो गई ये दो हमारे पास। पहली समीकरण आ गई, ये दूसरी समीकरण आ गई। अब इन दोनों समीकरणों को हमें सॉल्व करना, कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, चलिए समीकरण एक से फिर से x का मान निकालना, x का मान निकालना आसान है, ठीक है। तो समीकरण एक से x का मान y के पदों में, ठीक है। ये आ गया x प्लस 10 बाई बराबर 105, ये 10 इधर जाएगा प्लस का, तो x बराबर 105 माइनस 10 बाई, ठीक है। x बराबर 105 माइनस 10 बाई, ठीक है। अब हमने क्या करना, ये तो x का मान है, ठीक है, किसका मान है, ये x का मान है, इसको हम समीकरण नंबर क्या बोलते हैं, 3, ठीक है। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। अभी तक हमने 3 सवाल कर लिए, 3 सवाल कर लिए, ये चौथा है, ठीक है। इसी तरह से तो सेम टू सेम करना, ठीक है। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण नंबर 2 में रख दो। समीकरण नंबर 2 क्या हमारे भाई, ये देखो क्या है, देखो समीकरण नंबर 2 में x प्लस 15 बाई बराबर 155। अब देखो x का मान तो रखना हो, x का मान कितना, 105 माइनस 10 बाई, 105 माइनस 10 बाई और प्लस के
15 बाई बराबर 155। 10 बाई में से 15 बाई घट सकते हैं नहीं, ये माइनस का और ये प्लस का, तो 15 में से 10 माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा 105 प्लस के 5 बाई और बराबर 155। ये 105 इधर जाके माइनस करेंगे तो 5/155 माइनस 105, तो 5 बाई बराबर हम मिला कितना, 5 में 5 गया तो 50 मिल जाएगा नहीं, तो 5×50, तो बाई का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, बाई का मान आ गया यहाँ पर 10। ठीक है, जो कि उसका प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना था, 10 था। ठीक है, अब x का मान निकालने के लिए बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 देखो क्या है, समीकरण नंबर 3 x और 105 माइनस 10 बाई, x बराबर 105 माइनस 10 बाई। ठीक है, तो 105 माइनस 10 गुणा बाई का मान कितना 10, तो x बराबर 105 माइनस 10×100, तो x बराबर 105 में 100 गए तो कितना बचेगा 5। जो नियत भाड़ा था वो जो हर बार उसे लेना ही था वो हर बार लेता ही था, वो कितना था 105। ठीक है, और जो प्रति किलोमीटर ले रहा है वो कितना 10 रुपए। ठीक है, तो इसी तरह जोड़ सकते हो, तो 5 रुपये तो लेगा तो 10 किलोमीटर के कितना होता है 250, 100 और 5 105। ठीक है, इसी तरह 15 ढाई 150, 105 में 5 जोड़ेंगे तो 155। ठीक है, समझ गए। इसके बाद जो अगला इसी में क्वेश्चन है 5 के बाद, सॉरी 4 के बाद 5 है। ठीक है, तो 5 को देख लेते हैं। 5 में इसने क्या लिखा देखो, पढ़ लेते हैं एक बार। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कर दीजिए। ठीक है, देखते हैं। चलो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। भिन्न भिन्न वाले सवाल है। ठीक है, जो भिन्न होती है, ठीक है, देखो भिन्न क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 का जी 5वां क्वेश्चन है। 5 में देखो क्या लिखा, एक भिन्न जो है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। ठीक है, शुरू में क्या जोड़ना 2, तो हो जाती 9/11। 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। ठीक है, 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं भिन्न वाले सवाल को भी। पहले भिन्न वाले सवालों को समझ लेते हैं। ठीक है, जो समझने के लिए हमारे पास क्या बात है, देखो समझने के लिए क्या होता है इसमें, भिन्न। सबसे पहले भिन्न को समझ लेते हैं, भिन्न होती क्या है। ठीक है, भिन्न बराबर होता है हमारे पास अंश बटे हर। ऊपर वाले नंबर को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाले नंबर को हम हर बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से भिन्न लिखी जाती है, जैसे 3/4। ठीक है, ये प्रॉपर भिन्न है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं ये इम्प्रॉपर भिन्न होगी। ठीक है, और ये इसको बोलते हैं 4 × 4 1, और ये कितना बचेगा 1, ये हो गई मिक्स फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, मिश्रित भिन्न। ठीक है, ये प्रॉपर भिन्न है, इम्प्रॉपर भिन्न, और ये मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है,
तो भिन्नों के प्रकार होते हैं, ठीक है, वो तुम्हें अभी समझने की जरूरत है भी, तो समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं। देखो भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर। अंश बटे हर, इसमें अंश और हर की बात हो रही है, तो हमें ये मानना पड़ेगा। चलो अब देखो, माना भिन्न का अंश x है तथा हर y है, तब भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, x बटे y। ये भिन्न हो जाएगी x बटे y। अब इसने शुरुआत में क्या किया, दो जोड़ने पर दोनों में जोड़ दो प्रश्न अनुसार। प्रथम शर्त में क्या है, देखो x में क्या जोड़ना हमें, दो, और y में क्या जोड़ना हमें, दो। दो जोड़ दिया। इसने कहा कि दोनों में अगर हम दो जोड़ते हैं तो हमें जो भिन्न मिलती है वो भिन्न क्या है हमारे पास, 9/11। 9/11, ठीक है। अब इसमें हम इस तरह से गुणा करते हैं, ठीक है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं इसको, आड़ी गुना, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसे 11 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी और 9 की मल्टीप्लाई इससे, तो 11 की गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा x प्लस के 2, 9 y प्लस के 2, इस तरह से, ठीक है। तो 11 का ना 11x, 11 दूनी 22, 9 का ना 9y और 9 दूनी 18, ठीक है। जो हमारे पास अचर होते हैं नंबर, उनको एक तरफ कर लेते हैं और चर को एक साथ। 11x माइनस 9y इधर आएगा, 22 इधर, 22, 11x माइनस 9y बराबर 22 में से 18 गए तो माइनस के 4, समीकरण नंबर हो गई 1, ठीक है। अब द्वितीय शर्त, अब दूसरी शर्त में क्या है, इसने 3 जोड़ना, तो x में हमने 3 जोड़ दिया, y में हमने 3 जोड़ दिया, तो मिलेगा क्या हमें, 5/6, 5/6। फिर से इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई को हमें गिना क्या मिलेगा, क्या इसकी 5 से गुणा होती है, y प्लस की 3, ठीक है। 6 क्यों ना 6x और 6 3 18, 5y और प्लस 5 3 15, ठीक है। इसे इधर ले आओ, 6x माइनस के 5y बराबर 15 माइनस 18, तो 6x माइनस के 5y बराबर 18 से 5 गए तो बचेगा कितना, माइनस के 3, समीकरण नंबर हो गई 2, ठीक है। अब हमारे पास समीकरण निकल के आएंगे अभी, तो ठीक है। अब समीकरण 1 से x का मान निकाल लेंगे, 2 से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे चलो आज इसे 2 से निकाल के दिखाते हैं। समीकरण 2 से x का मान y के पदों में, ठीक है। यहाँ से 6x इधर जाकर पहुंचेगा, माइनस के 3 इधर, इधर जाकर प्लस का 5y, ठीक है। ये 6 इधर बटे में पहुंचेगा, तो x बराबर माइनस के 3 प्लस के 5y और बटे में 6, इसको समीकरण नंबर बोल देंगे हम 3, ठीक है। अब 2 से मान निकाला तो हम कौन से में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख लो, ठीक है। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 है। 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4, ठीक है। रखो यहाँ तीसरे में x की जगह पर 11 माइनस के 3 प्लस के 5y और बटे में क्या आ गया यहाँ 6 और माइनस के 9y और बराबर माइनस के 4, ठीक है। देखो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 11 के अंदर मल्टीप्लाई, 11 तिया माइनस के 33 और प्लस 11 पंजे 55y, ठीक है। और यह बटे में क्या 6 और इधर माइनस के 9y और बराबर माइनस के 4, एलसीएम ले लो, इधर माइनस के 33 55 के y 11 54 आ जाएगा, 9 छंग 54 बाई 6 इधर गुणा में पहुंच जाएगा, 6 चौका माइनस के 24, ठीक है। ये माइनस के 54 और ये प्लस के 55 तक बचा कितना, प्लस के 1/, माइनस इधर जाकर प्लस का हो जाएगा 33, प्लस के 33 में 24 घट देंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है।
बाई का मान आ गया 9। बाई का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे आप। बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रख दो। देखो क्या है, x बराबर -3 प्लस के 5 गुणा बाई का मान 9 और बटे में 6। x बराबर -3 प्लस के 45 बटे में 6। 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 42। 42 6 6 सत्ते 42, यहाँ आ जाएगा 7। ये x का मान आ गया 7। जो भिन्न बनेगी हमारे पास, भिन्न यहाँ लग देते हैं, भिन्न भिन्न। x का मान कितना है हमारे पास, x का मान आया 7 और y का मान आया 9। ये आ गया हमारे पास 7/9 भी, ठीक है, 7/9, ठीक है। इसमें जो लास्ट क्वेश्चन रह गया, देखो इस एक्सरसाइज का, इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। देखते हैं इसमें क्या लिखा। कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु बता दीजिए। अब पिता पुत्र की आयु की बात आ गई, ठीक है। तो देखो पहले इसको रफ कर लेते हैं। जिसमें क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, थर्ड का, ठीक है। 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पाँच वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु बताइए। उनकी वर्तमान आयु क्या है? चलिए देखो, इसका देख लेते हैं। देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद का बाद, ठीक है, बाद मतलब अब से 5 वर्ष बाद हो जाएगी, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले 7 गुनी थी, 5 वर्ष बाद कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। उनकी वर्तमान आयु बता दीजिए। माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। अब माना जैकब की आयु x वर्ष होगी, उसके पुत्र की आयु y वर्ष होगी, ठीक है।
अब क्या है देखो, इसने कहा 5 वर्ष बाद प्रथम शर्त लगाएंगे। प्रथम शर्त में क्या है, 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद में देखो, तो जो जैकब की आयु होगी, जैकब की आयु क्या होगी, x+5 तथा उसके पुत्र की आयु x+। तो अब देखो, ये इसके पुत्र की आयु हो गई 5 वर्ष बाद। शर्त में क्या कह रहा है, ये कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो x+5, सॉरी ये बाई होगा, ये y+5, तो इधर होगा y+5। अगर इन्हें बराबर करना है तो इधर 3 से गुणा करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि पिता की आयु 3 गुना है और पुत्र की आयु 3 गुना नहीं। तो बराबर करने के लिए पुत्र की आयु को 3 गुना कर देंगे। तो x+5 बराबर 3/3×5 = 15। तो x-3y बराबर 15-5। तो x-3y बराबर 10। ये समीकरण नंबर होगी हमारे पास 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का मान, द्वितीय शर्त हमारे पास आ गई, द्वितीय शर्त से। अब द्वितीय शर्त देखो क्या, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व क्या, 5 वर्ष घटा दो, जैकब की आयु। अब जैकब की आयु क्या होगी देखो, 5 वर्ष पूर्व, x-5 और उसके पुत्र की y-5, जो कि उसने प्रश्न में बोला 7 गुनी होगी। तो x-5 बराबर 7 गुणा y-5। तो याद आएगा x-5 बराबर 7/-7×5 तो x-7y इधर जाकर माइनस का 35, इधर जाकर प्लस का 5। तो x-7y इधर कितना हो जाएगा, माइनस के 30। ये समीकरण नंबर होगी हमारे पास 2। समीकरण 1, समीकरण नंबर 2। फिर से प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर देखो, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो समीकरण 1 से मान निकाल लो x का। समीकरण 1 से x का मान y के पदों में, तो x-3y बराबर 10, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, x बराबर 10 प्लस के 3y। तो x का मान ये आ गया हमारे पास, इसको बोल देंगे समीकरण नंबर हम 3। ठीक है, समीकरण नंबर 3 हो गई। समीकरण 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। लिखेंगे यहां पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखो। समीकरण नंबर 2 क्या देखो, x-7y बराबर माइनस के 30। तो x का मान कितना हमारे पास 10 प्लस के 3y माइनस के 7y बराबर 30। इधर 7 में 3 गया तो माइनस के 4y माइनस के 30, इधर 10 माइनस के, तो माइनस के 4y बराबर माइनस के 40, माइनस से माइनस 4×40। तो y का मान कितना आ गया 10 वर्ष। ठीक है, y का मान आ गया 10 वर्ष, जो पुत्र 10 साल का हो गया। ठीक है, तो y का मान कहाँ रखेंगे हम, y का मान समीकरण जो कि हमारे पास 3 है, 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास x बराबर 10 प्लस के 3y, x बराबर 10 प्लस के 3 गुणा 10, 10 से 30 और 10 40। तो x का मान आ गया 40।
तो पुत्र जो जैकब की आयु वो कितने आ गई, 40 साल। ठीक है, इसी के साथ ही ये जो हमारे पास सवाल थे सारे खत्म हो गए। तो अब हम जो अगली एक्सरसाइज करेंगे